हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो ये वीडियो जो होने वाली है ये आपकी एमसीक्यू सीरीज़ की 4th वीडियो है। इसमें बिना टाइम गवाए जो स्टूडेंट्स 12th बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन है। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज यानी वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत क्या है? तो वसीयत है लेगेसी, कोई भी विल। ये है आपका एनपीओ का क्वेश्चन, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लेगेसी जो कि वसीयत कोई किसी नॉमिनी के लिए बना के जाए, उसको क्या किया जाना चाहिए। तो किसी नॉमिनी यानी किसी ट्रस्ट के लिए बनाया जाए, एनपीओ के लिए बनाया जाए। जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दान दे रहा हूँ, उसके लिए एक वसीयत बनाऊंगा, तो वो क्या होगी उसके लिए। तो लेगेसी को क्या ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी अकाउंटिंग इसकी क्या होनी चाहिए, तो ये लाइबिलिटी में आना चाहिए। लेगेसी एक लॉन्ग टर्म रिसिट है और ये एक लाइबिलिटी है जो उसके ऊपर एज अ कैपिटल ये ट्रीट किया जाता है, तो इसीलिए ये लाइबिलिटी के अंदर आएगा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ऑल रिसिट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। जो कुछ भी रिसिट्स हैं यानी जो पैसे आ रहे हैं वो सभी कैपिटल नेचर के हैं, तो उनको कहाँ शो किया जाएगा। तो हम जब जानते हैं कि एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और तो इसमें एनपीओ में 3 अकाउंट्स बनते हैं, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका जो है सभी तरह के रिसिट्स एंड पेमेंट आएंगे। इसमें ये एक तरह का कैश बुक होता है। इसमें आपका कैपिटल नेचर का भी एक्सपेंडिचर होगा या फिर इनकम होगा तो वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और कैपिटल नेचर का और रिवेन्यू नेचर का इनकम या फिर एक्सपेंडिचर होगा वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कुछ भी कैश पैसे इधर उधर जा रहे हैं, कैपिटल नेचर के हो या फिर रिवेन्यू नेचर के, वो दोनों रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। दूसरा अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये एक तरह का पीएनएल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक तरह का पीएनएल होता है। नॉर्मल किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी पार्टनरशिप का बनेगा अकाउंटिंग स्टेटमेंट, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा। और किसी भी एनपीओ का बनेगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा पीएनएल के जगह पे। तो इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अलग होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का कैश बुक है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब थर्ड जो है इसमें भी बैलेंस शीट बनता है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखें तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल रिसीट तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें रिवेन्यू नेचर के सभी चीज़ें लिखी जाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक, कैपिटल नेचर की नहीं। और
बैलेंस शीट है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनता नहीं है, उसके जगह पे ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें बनेगा नहीं, यानी ये दोनों कैंसिल हुआ। अब बचा आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इसमें बनता है और इसमें कैपिटल नेचर की सभी रिसिट्स एंड पेमेंट इंक्लूडेड होती हैं, वही सभी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ऑल रिसिट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर सोन इन बैलेंस शीट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट अगर ऑप्शन में दिया रहता और बैलेंस शीट नहीं रहता तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट मारते, लेकिन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया है, बैलेंस शीट दिया, तो बैलेंस शीट को चूज़ करेंगे। अब आते हैं आपके 43 नंबर क्वेश्चन पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब कोई भी एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सब्सक्रिप्शन से पैसे कमाता है, सब्सक्रिप्शन से पैसे कमाता है। सब्सक्रिप्शन से पैसे कमाता है। अब ये सब्सक्रिप्शन इसका इनकम का सोर्स है। अब हम एडवांस में ही पैसे इसको जमा कर दिए इन एडवांस, तो ये उसके ऊपर कर्ज हुआ कि नहीं। अभी हम सर्विस लिए नहीं है इससे और पेमेंट हम पहले ही कर दिए, तो इसके ऊपर ये दायित्व हो गया, इसके ऊपर ये कर्ज हो गया। अब इसको हर हाल में मुझे सर्विस देनी ही होगी, जो हमको चाहिए, जिसके लिए हम पेमेंट किए हैं वो सर्विस इसको देनी होगी। तो वही चीज़ है, तो इसके लिए ये लाइबिलिटी का काम करेगी, इसके ऊपर एज अ कर्ज की तरह काम करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ लाइबिलिटी। अब आते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पे। इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स। इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू फोर्स। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है ये 1932 में बना, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये जो 1956 लिख रहा है, ये पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट, पुराना जो कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956 है। और ये 1947 हमारे आज़ादी का दिवस, और 2013 ये हमारा न्यू कंपनीज एक्ट 2013 है, जो अभी मोदी गवर्नमेंट आने के कुछ महीने पहले ये लॉन्च हुआ। तो इसका जो आंसर होगा 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आते हैं आपके 45 नंबर क्वेश्चन पे। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज एन। तो फॉर द फर्म, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर जब कंपनी से, जब पार्टनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करेगा, जब पार्टनर फर्म से पैसे विड्रॉ करेगा, यानी अपनी कैपिटल कम करेगा, और कैपिटल जब कम होगा, जब कैपिटल में से पैसे कम होगा, ड्राइंग के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से जब पैसे निकलेंगे, तो ये इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा। ठीक, ये इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। ठीक, अब जब ये इंटरेस्ट देगा फर्म को, तो ये इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? फर्म का तो फ़ायदा ही है ना। पार्टनर से, पार्टनर से अगर ये इंटरेस्ट कमा रही है फर्म, पार्टनर से, पार्टनर एक सेपरेट एंटिटी हो गया और फर्म है एक सेपरेट एंटिटी। ठीक, अब इससे इंटरेस्ट जा रहा है इसको, तो फर्म का तो इनकम हुआ ना, फर्म का तो इंटरेस्ट इनकम हुआ, तो ये इसका इनकम कहलाएगा। अब आते हैं आपके 46 नंबर क्वेश्चन पे। इन पार्टनरशिप,
इन पार्टनरशिप preparation of partnership agreement is called in partnership preparation of partnership agreement is a partnership में पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है यानी पार्टनरशिप डीड जो होता है वो बनाना कंपलसरी है, वॉलेंटरी है या ऑप्शनल है? नन ऑफ दीज। कंपलसरी यानी स्ट्रिक्टली फॉलोड। ऑप्शनल है कि इसमें, ऑप्शनल का अर्थात हुआ कि इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई बना सकता है, नहीं भी बना सकता है, ऑप्शन है, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ऐसे भी चालू हो सकती है। लेकिन वॉलेंट्री का अर्थ है कि इसके ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसका कोई एक्ट है। तो इसमें अगर आपको पार्टनरशिप लीगली चलानी है और अच्छे से चलानी है, पार्टनरशिप फॉर्म बना के चलानी है, तो उस टाइम पे आपके लिए ये वॉलेंट्री शब्द का यूज़ होगा। आप पार्टनरशिप डीड बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप डीड आप नॉर्मल कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट भी कर सकते हैं या फिर पूरा बढ़िया से अच्छे से पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ वॉलेंट्री। इन पार्टनरशिप प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ वॉलेंट्री। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शो। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शो। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शो, यानी जब फिक्स मेथड से बनाया जाएगा तो फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, कैपिटल अकाउंट अलग बनता है और करेंट अकाउंट अलग बनता है। ठीक, करेंट अकाउंट अलग बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो इसमें कैपिटल क्रेडिट साइड में ऐसे जब बनेगा तो इसमें ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे कैपिटल लिख के पार्टनर्स की सेपरेटली कैपिटल डाल के और इसको क्लोज कर दिया जाएगा। अब इसमें से कुछ भी जब फॉर्म बनेगी, सब जब फॉर्म बंद होगी तो उस टाइम पे इसको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में इस पैसे को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करके इसको क्लोज कर दिया जाएगा। बाकी जब तक ये फॉर्म चलती रहेगी इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता रहेगा, क्रेडिट बैलेंस ही हमेशा बढ़ा रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा, when capital is fixed the capital accounts of partners show always credit balance, always credit balance। अब आते हैं आपके 48 नंबर क्वेश्चन पे। टू बिकम अ पार्टनर इट इज़ एसेंशियल टू बिकम अ पार्टनर इट इज़ एसेंशियल टू बी। एक पार्टनर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तो एक पार्टनर बनने के लिए क्या एडल्ट होना ज़रूरी है, यानी 18 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, या फिर 18 से कम उम्र वाला भी पार्टनर बन सकता है? तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट अ माइनर कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर, नॉट ओनली एडल्ट, अ माइनर कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर। माइनर जब पार्टनर बनेगा तो उसके अलग रूल्स होंगे, अलग उसकी जो लाइबिलिटी होगी फिक्स होगी, वो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी। ये सभी चीज़ें उसके अलग अलग रूल्स हैं। उसको कितना इंटरेस्ट देना होगा अगर ड्रॉ करेगा, तो ये सभी चीज़ें लिखी हैं। तो इसका जो आंसर होगा 48 का सी, बोथ ए एंड बी। अ माइनर एंड एन एडल्ट कैन बी कैन बी पार्टनर इन अ फॉर्म। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे।
In the absence of पार्टनरशिप डीड, पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनर, अब इसका ऑप्शन देखते हैं, शैल बी पेड सैलरीड, शैल बी पेड सैलरीज, बी नंबर ऑप्शन शैल नॉट बी पेड सैलरीज, सी नंबर ऑप्शन एक्टिव पार्टनर शैल बी पेड सैलरीज, and none of these। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो ही ना तो इसके बिहाफ में कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। ये शैल नॉट बी पेड सैलरीज, अगर इसमें ये नहीं लिखा रहे तो नन ऑफ दीज मारा जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप डीड में किसी भी पार्टनर की सैलरी, जब डीड ही नहीं है तो मेंशन कहाँ होगी, उसको सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो शैल नॉट बी पेड सैलरीज इसका आंसर होगा। अब आते हैं आपके 14th नंबर क्वेश्चन पे। द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ऑल ऑफ दीज। करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो करेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो पार्टनर कुछ भी ट्रेड करे बिजनेस से तो उसके लिए all transactions between firm and partners are recorded in current account in fixed method and will be recorded in capital account while preparing with fluctuation method। यानी कभी भी बिजनेस के और पार्टनर्स के बीच में जो लेन देन हो रहा है वो फिक्स मेथड से अगर बनाएंगे, यानी करंट अकाउंट अगर अलग बन रहा है तो करंट अकाउंट में लिखा जाएगा, और अगर फ्लक्चुएशन मेथड से बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो जो अगर फिक्स अकाउंट, जब करंट अकाउंट बन रहा है यानी फिक्स मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस शो कर ही रहा है। वहाँ पे जब करंट अकाउंट बना रहे तो अगर पार्टनर फर्म को ज़्यादा पैसे दे दिया, पार्टनर फर्म को ज़्यादा पैसे दे दिया तो इसका बैलेंस पॉजिटिव होगा, यानी इसके पाले में करंट अकाउंट इसके बिहाफ में बन रहा है। बना रहा है फर्म, लेकिन बना किसके बिहाफ में रहा है, तो पार्टनर के बिहाफ में। तो इसका जो बैलेंस होगा पॉजिटिव, यानी क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। और अगर फर्म इसको ज़्यादा पैसे दे दी, फर्म का इसके ऊपर ज़्यादा कर्ज चढ़ गया, तो ये इसका नेगेटिव बैलेंस दिखेगा, यानी डेबिट बैलेंस दिखेगा। पॉजिटिव यानी क्रेडिट बैलेंस और नेगेटिव यानी डेबिट बैलेंस। ठीक। अब इसका एक और सिनेरियो हो सकता है कि फर्म और पार्टनर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, और जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो ज़ीरो बैलेंस भी तो दिख सकता है कि करंट अकाउंट में कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, सिर्फ पार्टनर्स ने कैपिटल दे दिए फर्म को और फर्म अपना बिजनेस कर रही है। पार्टनर ने कुछ नहीं निकाला, ना सैलरी निकाला, ना कुछ भी निकाला, कुछ नहीं निकाला। प्रॉफिट भी जो आ रहा है वो उसी में इंक्लूडेड कर दे रहे हैं, कैपिटल में ही जोड़ते चले जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होता चला जा रहा है, क्रेडिट होता चला जा रहा है, कैपिटल ही बढ़ता जा रहा है, कुछ भी ड्रॉ ही नहीं किए बिजनेस से। तो वहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस तो ज़ीरो भी दिखा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं आपके 51 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो। करंट रेशियो जब निकालते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से आइटम्स को कंसिडर नहीं किया जाता। फर्नीचर को नहीं ऐड किया जाता, कारण ये है क्रेडिटर्स कैन बी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, डेटर्स कैन बी शॉर्ट टर्म
assets. Bank overdrafts can be short-term liability, but furniture cannot be short-term. Furniture is a long-term asset. long-term asset. और करंट रेशियो का होता है करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट एसेट. ठीक, करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट एसेट. करंट लाइबिलिटीज कितनी है और करंट एसेट्स कितने हैं, इसको डिवाइड करने पे इसका रेशियो निकल जाएगा. ठीक, लेकिन फर्नीचर एक लॉन्ग टर्म एसेट है, तो इस कारण से फर्नीचर को कंसीडर ही नहीं करेंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्नीचर. लिक्विड एसेट इंक्लूड्स. लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट वो होता है जो हमेशा 1 साल के अंदर ही उसको कभी भी ट्रेड किया जा सके, उससे पैसे निकाले जा सके और उसमें पैसे डाले जा सके. लिक्विड एसेट वही होता है. तो लिक्विड एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल यानी जो पैसे मिलने वाले हैं. अब डेटर्स यानी कर्जदार. अब कैश तो हमेशा करंट एसेट होता है, डेटर करंट एसेट होता है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होता है. तो ये करंट एसेट ही लिक्विड एसेट है. ठीक, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. अब आते हैं आपके 53 नंबर क्वेश्चन पे. Tangible asset of a company are increased from 4 lakh to 5 lakh. What is the percentage of change? 1 लाख बढ़ा हुआ है, 1 लाख का फर्नीचर बढ़ा हुआ है, तो 1 लाख 4 लाख का कितना परसेंट होगा? चार लाख का 1 लाख कितना प्रतिशत होगा? इसको 1 लाख से डिवाइड मारो, 4 बार में जाएगा, यानी इसका 1/4 हिस्सा होगा. ठीक, अब 4 लाख का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा को क्या कहते हैं? 25%. 100 का 1/4 हिस्सा क्या होता है? 25 होता है. 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा, यानी ये 100 का 3 हिस्सा है. ठीक, 100 को कितने हिस्से में तोड़े? 4 हिस्से में तोड़े, तो 25 25 25 25 25 25 25 करके 4 हिस्से में तोड़ोगे तब जाके 100 आएगा. ठीक, तो इसी तरह ये हो गया चौथा हिस्सा. तो 1 लाख को आप 4 भाग में तोड़ो तो कितना आएगा? तो यानी 25% आएगा. ठीक, अरे यार, ठीक, तो इसका 25% चेंज हुआ. अब आते हैं आपका ऑपरेटिंग रेशियो इज. ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, नन ऑफ दीज. संचालन अनुपात क्या है? लाभदायकता अनुपात है, क्रियाशीलता अनुपात है, शोधन क्षमता अनुपात है, इनमें से कोई. तो एक्टिविटी रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो में एक्टिविटी का रेशियो निकाला जाता है. ठीक, हमारी वीडियो अच्छी खासी लंबी बन चुकी है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस. आगे चल के एमसीक्यू के बाद इसका लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी सभी देख लेंगे. लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस
वो सभी भी देखेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स बना देगा, कई सारे एमसीक्यूज बना देगा। तो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस और वीडियोस ज़रूर देखें। कीप लर्निंग। थैंक यू।